मैं बोल रहा हूं डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, इनोवेशन एआईटी सेंटर बठिंडा से। तो प्यारे किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे एक और नई बीमारी के बारे में जो कि पशुओं में आमतौर पे पाई जाती है, जिसको हम बोटुलिज्म बोलते हैं। ये बोटुलिज्म क्या है? ये भी एक तरह के जरासीमों से बीमारी होती है और इस बीमारी के जरासीम अक्सर ही पशुओं की जो खाने वाली ट्रैक्ट है, एलिमेंट्री ट्रैक्ट में पाए जाते हैं और गोबर के जरिए ही बाहर आते हैं। और जब गोबर के जरिए बाहर आते हैं तो मिट्टी में जो गोबर मिल जाता है, इस मिट्टी में उसके आसपास वही स्पोरुलेटेड बन जाते हैं। उसके आसपास दीवार बनने से इसको हम स्पोरुलेटेड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और ये स्पोरुलेटेड ऑर्गेनिज्म मिट्टी में कम से कम 20 से 30 साल भी जिंदा रहते हैं। जब इन ऑर्गेनिजम्स को अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छी गर्माइश मिल जाती है तो ये बढ़ना शुरू कर देते हैं। जब ये बढ़ते हैं उस वक्त अगर कोई पशु उनको खा ले तब ये पशु की आंदरों में चले जाते हैं, अंदर जाके, और अंदर जाके बीमारी के लक्षण पैदा करते हैं। लेकिन बीमारी के लक्षण इसके कैसे आते हैं? सबसे पहले इसमें क्या होता है, जब पिछले जो लाते हैं, टांगे हैं, उनकी पैरालिसिस आप लोग समझते हो, वो पिछली टांगें इसकी काम करना बंद कर देती हैं। जब पिछली टांगों में थोड़ी सी पैरालिसिस आती है तो आप देखोगे इसके पशु का जो गेट होगा, चलने का तरीका होगा, वो ऐसे स्टैगरिंग गेट होगा। उसकी आपस में कोऑर्डिनेशन पिछली टांगों की नहीं होती। जब वो पशु चलता है, धीरे धीरे चलता है, अपने को बैलेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन बैलेंस प्रॉपर से कर नहीं पाता। जैसे जैसे इस बीमारी के जहरीले मादा से ये बीमारी आगे बढ़ती है, फिर अगली टांगों में आ जाती है, तो फिर अगली टांगों में भी बाहर आना बंद हो जाता है। अगली टांगों के बाद जब ये बीमारी उसकी गर्दन और सिर के ऊपर आती है तो इसमें जो आपके जबड़े के मसल्स हैं, ये गम्स के मसल, ये भी काम करना बंद कर देते हैं। जब ये मसल काम करना बंद कर देते हैं तो क्या होता है कि पशु खाना ऊपर उठा नहीं सकता और उस खाने को अंदर लेके जा नहीं सकता। तो उसके बाद जब ये बीमारी गर्दन में आ जाती है तो उसकी गर्दन का पैरालिसिस भी हो जाता है। तो पशु इस स्टेज में आके उठ भी नहीं पाता, बैठ जाता है और उसकी गर्दन एक साइड पे झुक जाती है। अपना वो मुंह पीछे की तरफ करके, अपना मुंह पीछे की तरफ बैठा रहता है। ना वो उठ सकता है, ना कुछ खा सकता है, ना कुछ खा के अंदर लेके जा सकता है। तो जब इसमें ये जीभ की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, ये बीमारी धीरे धीरे पिछले अंगों से आगे आगे बढ़ती जाती है। जब इसकी जीभ की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तब इसके मुंह के भीतर से जीभ इसकी बाहर आ जाती है। ये और भी उसकी कंडीशन ज़्यादा दर्दमयी हो जाती है। तो इसके बाद धीरे धीरे से उसके जो छाती के मसल्स हैं, छाती के मसल्स में पैरालिसिस आनी शुरू होती है। जब छाती के मसल्स में पैरालिसिस, छाती के भीतर क्या होता है, हमारा दिल और हमारे फेफड़े, दिल के मसल्स की पैरालिसिस होती है, फिर फेफड़ों के मसल्स की पैरालिसिस होती है। जब दिल के मसल्स की पैरालिसिस होती है तो बीमारी पशु बिल्कुल कमजोर हो जाता है। लेकिन जब छाती के फेफड़ों की मसल्स की पैरालिसिस हो जाती है तो उस पशु को सांस आना बंद हो जाता है और पशु की डेथ हो जाती है। सो देखा क्या गया है कि इस बीमारी में टेम्परेचर बिल्कुल नहीं आता, बुखार बिल्कुल नहीं आता, लेकिन पिछले अंगों से आगे तक धीरे धीरे पैरालिसिस शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली पैरालिसिस होने के कारण ही पशु की डेथ हो जाती है। अब अगर हम बात करें कि इस बीमारी का आप लोग ट्रीटमेंट कैसे करोगे या आप लोगों को कैसे अनुभव होगा, क्योंकि जब हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं, ये तकरीबन उस इलाके पे निर्भर करता है कि उस इलाके में अगर ऐसे उसके सॉइल में ये स्पोर्स हैं तो ये केसेस अक्सर आते रहते हैं। लेकिन जिस इलाके में ये बीमारी नहीं पनपती उस इलाके में केस बिल्कुल भी नहीं आते। लेकिन अगर आपके किसी स्टेट के किसी इलाके में कोई ऐसी बीमारी आती है जिसमें पीछे से अधरंग के सिम्टम शुरू होते होते 5, 6, 7, 8 दिन में सारे शरीर का अधरंग हो जाता है, तो उसका मतलब आप लोग भांप लीजिए कि ये बोटुलिज्म हो सकती है। तो इसमें अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें जरासीमों को मारने के लिए, क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, उसके लिए हम लोगों को पेनिसिलिन की जरूरत पड़ती है। लेकिन उस बैक्टीरिया जो टॉक्सिन्स पैदा करते हैं, जिसके कारण सारी बीमारी की निशानियां आती हैं,
उसके लिए हम लोगों को पॉली एंटी सीरम यूज करना पड़ता है। इसके लिए स्पेसिफिक एंटी सीरम क्या है, उसको बोलते हैं हम पॉली एंटी सीरम। तो पॉली एंटी सीरम यूज करना पड़ता है। और उसके साथ साथ क्योंकि इसमें नर्व्स जो आपकी सफेद कोशिकाएं हैं, सफेद नाड़ियां हैं, वो काम करना बंद कर देती हैं। वो काम बंद करने की वजह से पशु में पैरालिसिस आती है। तो जब भी सफेद रंग की नाड़ियां काम करना बंद कर देती हैं, ऐसे केसेस में साथ में हम लोगों को विटामिन B1 से सपोर्ट करना पड़ता है। अगर विटामिन B1 की कोई मार्केट में प्रिपरेशन आती है, जैसे थायमिन की हो गई, तो आप लोगों को विटामिन B1 देना चाहिए। अगर विटामिन B1 की अकेली प्रिपरेशन नहीं आती तो आप इसमें B1, B6 और B12 की कंबाइंड प्रिपरेशन भी दे सकते हो। लेकिन जिसमें विटामिन B1 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो वो इसमें ज़्यादा इफेक्टिव आएगा। लेकिन अगर बीमारी होने के बाद अगर आप लोग ये सोचो कि ये केसेस 100% रिकवर कर जाते हैं, इन बीमारियों में 100% रिकवरी तभी होगी जब आपके पास पॉलीवैलेंट सीरम की अवेलेबिलिटी मार्केट में होगी। केवल पेनिसिलिन देने से सारे केस रिकवर नहीं करते, लेकिन पॉलीवैलेंट सीरम देने से इन केसों की रिकवरी बहुत अच्छी होती है। हाँ, अगर भैया विद्यार्थी भाइयों को कोई क्वेश्चन हो जो आप बोटुलिज्म बीमारी के बारे में बोलना चाहते हो या बोटुलिज्म से संबंधित कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप लोग पूछ सकते हो। सर, जैसे मिल्क फीवर में जो है पशु हरासमेंट में ज़्यादा हो जाता है और वो ज़मीन पर लेट जाता है, अपनी गर्दन को मोड़ लेता है। तो सर हम लोग इंजेक्ट करने के साथ साथ में उसके ऊपर जैसे उसमें सर IV के तहत हम लोग बॉटल चढ़ाते हैं, बॉटल चढ़ा के फिर इंजेक्ट करते हैं। तो क्या सर बोटुलिज्म में जो है हम लोग उसके मतलब पशु एकदम हरासमेंट अवस्था में होता है, बैठ जाता है ज़मीन पे, तो हम लोग क्या सर बॉटल के तहत इंजेक्ट करके उसके जो मसल स्टोन खत्म हो जाते हैं, संवेदनाएं उसकी खत्म हो जाती हैं, तो क्या हम लोग सर उसको सक्रिय कर सकते हैं? हाँ प्यारे किसान भाई, ये बात ऐसी है, ये जो मिल्क फीवर बीमारी और बोटुलिज्म बीमारी में जब दोनों केसों में स्टर्नल रिकम्बेंसी आती है, स्टर्नल रिकम्बेंसी से भाव क्या है, पशु बैठ जाता है, बैठ के उठ नहीं पाता, उसकी गर्दन मुड़ के पीछे की तरफ लग जाती है, इसको हम स्टर्नल रिकम्बेंसी बोलते हैं। दोनों बीमारियों में टेम्परेचर बिल्कुल नहीं होता, ये इनका कॉमन सिम्टम है। दोनों बीमारियों में पशु उठ नहीं पाता, ये कॉमन सिम्टम है। दोनों बीमारियों में स्टर्नल रिकम्बेंसी होती है, ये कॉमन सिम्टम है। दोनों बीमारियों में कॉन्स्टिपेशन होती है, ये भी एक कॉमन सिम्टम है। दोनों बीमारियों में गर्दन काम नहीं करती, ये भी कॉमन सिम्टम है। सो देखने में आप इनको इन दोनों बीमारियों के सिम्टम बिल्कुल वही नजर आएंगे जब ये स्टर्नल रिकम्बेंसी तक पहुंचते हैं। लेकिन आप लोग इसको कैसे डिटेक्ट पाओगे? जो मिल्क फीवर की बीमारी है ये कैल्शियम की कमी के कारण होती है। जब खून में, पशु के खून में कैल्शियम की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी के कारण ये बीमारी आती है, क्योंकि कैल्शियम केवल मांस की टोन को बनाती है, मांस की जो ताकत है, जो हमारे मसल्स की पावर है, कैल्शियम केवल हमारे मसल्स की पावर को बनाती है। लेकिन बोटुलिज्म में जो टॉक्सिन्स पैदा होते हैं वो मसल्स को कुछ नहीं बोलते, वो जो उस इलाके को सप्लाई होने वाली नर्व्स हैं जिसको आप सफेद नाड़ियां बोलते हैं, वो सफेद नाड़ियों को डैमेज करती है। जब सफेद नाड़ियां डैमेज हो जाती हैं तो उस नाड़ी को सप्लाई होने वाला पिछला सारा हिस्सा ही डैमेज हो जाता है, वो पशु तब उठ नहीं पाता। लेकिन एक बात आप देखोगे, इन दोनों केसों के डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे होगा? अगर आप लोग बोटुलिज्म के केसों में उसके कहीं सुई प्रिक करोगे या उसको कोई पेनफुल चीज दोगे तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। लेकिन अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है या जिसको आप लोग मिल्क फीवर बोल देते हो, अगर उसकी डेफिशिएंसी है, अगर उसमें आप लोग पशु के सुई लगाओगे तो वो थोड़ा सा पेन महसूस करेगा, क्योंकि उसकी नर्व्स काम करती हैं लेकिन उसकी मसल्स की टोन कम है। तो अगर आप लोग डिफरेंशिएट कर पाते हो तो सबसे अच्छा है। उसमें आप लोगों को मिल्क फीवर के केसेस में आप लोगों को कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम की कंबाइंड कॉम्बिनेशन देने से पशु का 100% रिस्पॉन्स आता है। इट इज 100%। लेकिन इस बोटुलिज्म की बीमारी में कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम देने का बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं होता,
क्योंकि इसमें मसल्स की टोन बिल्कुल ऑलरेडी ठीक होती है, मसल्स की टोन खत्म नहीं होती। तो अगर आप लोग इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम देने की कोशिश करोगे, लेकिन उसमें पशु को बेसिक बेनिफिट 1% भी नहीं होगा। उसमें आप लोगों को केवल उस बोटुलिज्म बीमारी की जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है वही देनी पड़ती है, तो उसमें कुछ रिस्पांस आ सकता है। लेकिन ये माइफेक्स देने से या कैल्परोल देने से इसमें आपको रिस्पांस बिल्कुल नहीं आएगा। जी।